सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, पिछली कक्षा से ही संधि प्रकरण पर बात हो रही है और आज की कक्षा में पुनः संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए संधि के भेद उपभेदों पर चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी। आइए तत्काल अपनी कक्षा प्रारंभ करते हुए ध्यान देते हैं अपने प्रकरण पर। लगे रहिए हमारी कक्षा में। साथियों, हमको पढ़ना है संधि। क्या पढ़ना है? संधि। ठीक, हमको पढ़ना है संधि। केवल संधि नहीं पढ़ना है, संधि के भेद, संधि के भेद या प्रकार। ठीक, हमको इसका अध्ययन करना है। साथियों, संस्कृत व्याकरण में दो मुख्य रूप से वो मिलता है। संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से दो संधियों का उल्लेख मिलता है। एक है अच संधि और दूसरा है हल संधि। ठीक है ना? एक अच संधि और दूसरा हल संधि। अच संधि जो कि स्वर संधि है, हल संधि व्यंजन संधि है। कालांतर में यही जो हल संधि है इसके दो भेद हो गए। कौन कौन? एक हो गया व्यंजन संधि और दूसरा हो गया विसर्ग संधि। ये इस प्रकार से अब तीन संधियां हो गई और तीनों संधियां, अच का मतलब स्वर संधि और हल में दो संधियां व्यंजन और विसर्ग संधि। तो इस आधार पर हमारे भारतीय परंपरा में हिंदी व्याकरण में तीन संधियों का उल्लेख मिलता है और उनका व्यवहार किया जाता है। ठीक, तो ये संधि जो है, संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन? एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक ना? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को याद करने का, उसको समझने का बहुत ही आसान तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका। स्वर संधि का मतलब स्वर धन स्वर। व्यंजन के लिए व्यंजन धन स्वर या तो फिर व्यंजन धन व्यंजन। ठीक। विसर्ग के लिए विसर्ग, विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन। ठीक है ना? ये इन संधियों को समझने का सबसे आसान तरीका। इसके आधार पर इनको भली भांति समझ सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना? दो पदों में विभाजित है। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि संधि में हमेशा दो पद हुआ करते हैं। एक को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, या पूर्व शब्द या और उत्तर शब्द कहते हैं, है ना? तो कहने का मतलब, जैसे इसी को ले लीजिए, इसी को, तो जैसे लिखा है स्वर संधि का पहचान स्वर धन स्वर। इसका मतलब होता है कि प्रथम पद के अंत में भी स्वर हो, प्रथम पद के अंत में भी स्वर हो और द्वितीय पद के शुरुआत में भी स्वर हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? स्वर संधि होता है। बात समझ में आई? जैसे एक उदाहरण, सिंह, सिंह धन आसन। ठीक, सिंह धन आसन। अब देखिए यहां पर लिखा है स्वर धन स्वर। इसका मतलब प्रथम पद के अंत में स्वर। ये प्रथम पद है, इसके अंतिम में देख लीजिए स्वर है कि नहीं है। तो यहां पर है। कौन सा स्वर है? अ है। फिर द्वितीय पद के शुरुआत में भी स्वर कौन सा है? आ है। जब अ को आ से जोड़ेंगे तो आ बनेगा। और यह आ कैसे बनेगा, थोड़ा अभी आगे इसको इसी कक्षा में बताएंगे। ठीक है ना? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसे देखिए, सिंह धन अ धन आ धन सन। थोड़े में काम चला रहे हैं। हमको जोड़ना क्या है? ये अ और आ, अ और आ, ये दोनों जुड़ करके क्या बना दिए? आ बना दिए ना। अब इसको लिखिए, सिंह पर आ जोड़ दीजिए, आ लगा दीजिए, बचा क्या? सन, सन। ठीक ना? ठीक।
सिंहासन हो गया। इसका मतलब यह ध्यान में रहेगा। मान लीजिए कि यही दे दिया है, पेपर में पूछ दिया है प्रश्न, ठीक है ना, पेपर में प्रश्न पूछा है, या जैसे प्रश्न में पूछ दिया विष धन आड़ू, यही परीक्षा में पूछ दिया और पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। आप केवल इतना देख लीजिए कि प्रथम पद के अंत में क्या है, स्वर है या नहीं है। स्वर है तो कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, अ है, ठीक ना। अब देख लीजिए स्वर धन स्वर, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर धन स्वर, जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं वहां पर क्या होता है, स्वर संधि होता है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से ये सब भी हैं, लेकिन इसको थोड़ा आगे चल करके देखेंगे, ठीक। इसके बाद अब देखिए जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, एक है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, और पांचवा है अयादि। पांचवा क्या है, अयादि। ये स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का आसान सा तरीका है आ, बड़ी और बड़ा ऊ। गुण संधि को पहचानने का तरीका है ए, ओ, आर। ये पहचान है, ये किसके पहचान है, गुण के। और वृद्धि संधि का पहचान क्या है, ए, आओ। यण संधि का पहचान क्या है, य, र, व, ठीक है ना, या ऐसे कर सकते हैं य, व, र। ये अयादि संधि का पहचान है आय, आय, आव, आव। ये दीर्घ स्वर संधि का पहचान यहां पर लिखा हुआ है, गुण का, वृद्धि का, यण का, अयादि का। ये पांचों स्वर संधियों के पहचान यहां पर लिखे गए हैं। इस पहचान को याद रखेंगे तो आपको बिना मेहनत किए प्रश्न में पहचानने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर कौन सी संधि है, ठीक है ना। जैसे प्रश्न में पूछ दिया राजेंद्र, एक शब्द दे दिया राजेंद्र, पूछ दिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप तो जानते ही हैं कि संधि में 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद और दूसरा पद ना, और दोनों के पद, दोनों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। तो कैसे होती है, प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का शुरुआत आपस में जुड़ते हैं। यानी यह जो पहचान है यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सब पहचान, ये सब कहाँ मिलेंगे, बीच में। तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा पहचान, इन यहां से लेकर यहां तक देख लीजिए कि बीच में, ठीक बीचों बीच में, यानी यहाँ इनमें से कौन सा पहचान दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कि यह पहचान आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, एक चुंडी। एक चुंडी का मतलब ए, है ना। अब कहने का मतलब कि यहां पर गुण स्वर संधि है। इस प्रकार से बिना कुछ किए आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से है दिनेश है, राजेश है, महेश है, दिवाकर है, दीपावली है, बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। कितना उदाहरण आपको हम दें, जितना उदाहरण आपको देंगे उतना ही आपके लिए कम रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उदाहरण न रटिए, बल्कि उसको समझने का प्रयास कीजिए, नियम को याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पहचान याद रहेगा, नियम याद रहेगा, तो कहीं से भी, किसी भी पुस्तक से प्रश्न उठा करके पूछ ले, आप उसको आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आ, छोटी, छोटा ऊ और री, इसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्रस्व। इसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है कि इसको, ये 4 जो स्वर है इनको ह्रस्व स्वर
के नाम से जाना जाता है। क्यों? एक चीज और, ये जो 4 ह्रस्व स्वर हैं इनको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर, और इन्हीं को हम आधार स्वर भी कह सकते हैं। आधार क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन चारों के अलावा जितने भी स्वर शेष बचे हुए हैं उनकी रचना, उनका निर्माण इन्हीं चारों के योग से होता है, यानी उनके आधार यही स्वर हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं संधि के जितने भी भेद हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनको थोड़ा बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, स्वर संधि का जो पहला भेद है वह क्या है भाई? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक ना? अच्छा, दीर्घ स्वर संधि को पढ़ने से पहले आप एक चीज दो ये देख लीजिए, एकादेश। एकादेश, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा एक धन आदेश, एक धन आदेश होगा। एक का आदेश हो जाना, एकादेश का मतलब क्या होता है? एक का आदेश हो जाना। अब आदेश का मतलब क्या होता है भाई? हमने पिछली कक्षा में बताया था कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के शुरुआत वाले वर्ण से मिलता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद के शुरुआत वाले वर्ण से मिलता है, उनका मेल होता है, तो जो प्रथम पद का अंतिम वाला वर्ण होता है इसका क्या हो जाता है? यह क्या होता है? यह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं आदेश। बात समझ में आ गई? प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसका पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना ही आदेश कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या है? एकादेश, एक का आदेश होना, एक में परिवर्तित हो जाना। कहने का मतलब कि जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों का मतलब कौन? प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का शुरुआत वाला, ये जो जब आपस में मिलते हैं तो दोनों मिल करके एक नए स्वर की रचना कर देते हैं। क्या करते हैं? एक नए स्वर की रचना कर देते हैं। और जब नए स्वर की रचना हो जाती है तो इसी को कहते हैं एकादेश, यानी दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर का हो जाना ही एकादेश कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हमने एक शब्द लिया राज और धन दूसरे पद में लिया इंद्र, ये प्रथम पद हो गया, यह द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद के अंत में कौन सा स्वर है? अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? छोटी ई है। प्रथम पद के अंत में अ है, द्वितीय पद के अंत में शुरुआत में क्या है? ई है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? दोनों क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होकर के ये दोनों मतलब कि एक दूसरे में समाहित होकर के इसकी रचना कर देंगे, इसका निर्माण कर देंगे, है ना? तो ये दोनों परिवर्तित हो गए, इन दोनों का एकादेश हो गया। किसमें बदल गए? ए में बदल गए। कौन बदल गए? ये दोनों बदल गए। तो इन दोनों का इस रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? राजेंद्र। क्या होगा? राजेंद्र हो गया। बात समझ में आ गई? और उसी प्रकार से यदि एक शब्द और ले, लंबा, या यह ले लें नर धन उचित। अब इसमें देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में छोटा उ है। ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे
तो दोनों जुड़ करके एक नए स्वर की रचना करेंगे। किसकी? ओ की। इसकी रचना कर देंगे। कौन कर देंगे? ये दोनों कर देंगे। ये दोनों आपस में मिल करके परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन दोनों का इस रूप में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। तब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? नरोचित। नरोचित। बात समझ में आ गई? नरोचित है, लंबोदर है, धनैषी है, हितैषी है, सचिवालय है, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है ना? तो इस बात को आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के आदि वर्ण से जब मिलता है तो दोनों मिल करके एक रूप हो जाते हैं या एक नए स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं एकादेश। यह एकादेश, यह जो एकादेश है दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में, ये तीन संधियों में पाया जाता है। यानी दीर्घ, गुण और वृद्धि संधियों में जो शब्द की रचना होती है वह एकादेश के माध्यम से ही होती है। जैसे अभी दीर्घ स्वर संधि को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें देखिए किसका एकादेश होता है। ठीक है ना? आगे चलिए। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का पहचान क्या है? पहले इसको देख लीजिए। आ, बड़ी और बड़ाऊ। ठीक। एक बात और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इनका जोड़ा बना लीजिए। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा ये जोड़ा नहीं बल्कि अकेले है। ठीक है ना? ये दोनों आपस में सवर्णी स्वर कहलाते हैं या सजाती स्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सजाती का मतलब होता है जो एक ही प्रकृति के हों या जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, उनको हम सजाती या सवर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि इनका उच्चारण स्थल है कंठ। इनका उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। ये कंठ से उच्चरित होते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु से, तलवे से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये दोनों जो हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ, ओष्ठ है। ओष्ठ के माध्यम से इनका उच्चारण होता है और यह मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। बात समझ में आ गई? तो ये अब देखिए हमने जोड़ा बना लिया। ये दोनों एक स्थान से उच्चरित होते हैं, ये दोनों एक स्थान से, ये दोनों एक स्थान से। ठीक है ना? अब हमको ध्यान किस बात पर देना है कि दीर्घ स्वर संधि में ये दोनों हमेशा आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना? हमने कहा आपस में, इसका मतलब कि अ से अ जुड़ेगा, अ से आ जुड़ेगा, अ से आ जुड़ेगा, आ से अ जुड़ेगा और आ से आ जुड़ेगा। ठीक है ना? यही बात हमने कहा है। हमने क्या कहा कि ये दोनों, इस जोड़े को देख लीजिए, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। कहां? दीर्घ स्वर संधि में। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ करके इसकी रचना कर देते हैं। किसकी? आ की रचना कर देते हैं। यह अ आ में समाहित हो जाता है। ठीक है ना? ये छोटा है, ये बड़ा है, और इसको बड़ा होने के कारण ही इसको हम दीर्घ मानते हैं। ठीक है ना? यानी अ से अ जब मिलेगा तो आ बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आ बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आ बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आ बनेगा। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हमने कहा सचिव धन आलय, सचिव धन आलय। ठीक ना? अब प्रथम पद के अंत में देख लीजिए कौन सा स्वर है, तो यहां पर अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? आ है।
हम जानते हैं कि अ से आ जब जुड़ेगा, प्रथम पद के अंत में अ और द्वितीय पद के अंत में आ, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो रचना किसकी होगी? आ की रचना होगी। तो दोनों मिलकर क्या बनाए? आ बनाए। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? स ची वा, व के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा। ये आ इसमें समाहित हो जाएगा। इसके बाद लय, ये सचिवालय हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा किसकी रचना करते हैं? आ की रचना करते हैं। यही नियम ठीक इसमें भी लागू होता है। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इसी प्रकार से छोटी से छोटी, छोटी से बड़ी और बड़ी से बड़ी, बड़ी से छोटी, ये जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा किसकी रचना करेंगे? बड़ी ई की। बात समझ में आ गई? दोनों बड़ी ई की रचना करेंगे। जैसे एक शब्द हमने लिया गिरी, क्या लिया? गिरी। और दूसरे में लिया क्या? ईश्वर। अब देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? छोटी ई है और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? बड़ी ई है। जब दोनों जुड़ेंगे छोटी ई से बड़ी ई, जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है, छोटी ई से बड़ी ई जब जुड़ेगी तो क्या होगा? बड़ी ई। ये ठीक है ना? तब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? गी री सा। ठीक ना? अब देखिए एक बात को हमने पहले ही बताया है कि दीर्घ, गुण और वृद्धि संधियों में एकादेश पाया जाता है, यानी इन संधियों से संबंधित जो शब्दों की रचना होती है वह एकादेश के माध्यम से होता है। एकादेश का मतलब क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वे एकाकार हो जाते हैं, मतलब कि एक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पर जैसे कि परिवर्तित हुए है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो किस में परिवर्तित हो गए? इसमें, है ना? उसी प्रकार से यह जो उदाहरण आपके सामने रखा गया है, ये दोनों मिलकर के बदल गए किसमें? इसमें बदल गए। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ये ऊ की रचना करेंगे, बड़ा ऊ की रचना। ठीक है ना? जैसे हमने एक उदाहरण लिया भानु धन उदय, भानु धन उदय। यहां पर प्रथम पद के अंत में क्या है? छोटा ऊ है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? प्रथम पद के अंत में छोटा ऊ और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? छोटा ऊ। जब छोटा ऊ से मिलेगा तो इसी नियम के अनुसार ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या? बड़ा ऊ। ठीक है ना? ये दोनों परिवर्तित मिल एक दूसरे से मिल करके इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, यही एक आदेश है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? भा नु दय। ये ठीक है ना? इसके बाद बचा कौन? री। अब भाई देखिए ये तो डबल डबल थे, लेकिन यह क्या है? सिंगल है, यह अकेला है। तब यह कैसे जुड़ेगा? यह अपने आप से ही जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? जब री से री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। यह जो री लिखा हुआ है यह ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व। ठीक है ना? ह्रस्व से जब ह्रस्व जुड़ेगा तो क्या होगा? दीर्घ होगा। ह्रस्व से ह्रस्व जब जुड़ेगा तो यह दीर्घ री की रचना होगी। हालांकि ये जो दीर्घ री है इसका प्रचलन, इसका व्यवहार संस्कृत में मिलता है, और जो हमारा हिंदी व्याकरण है, हमारे हिंदी की परंपरा है, उसमें लघु री को स्वीकार किया गया है। जैसे कि एक शब्द है पितृ धन ऋण, ऋण। यहां पर क्या है? री है, यहां पर क्या है? री है। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये ह्रस्व जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? दीर्घ री की रचना होगी। तब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? पी तृण, ये बनेगा इस प्रकार से। तो यह क्या है? दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि का पहचान क्या है? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, ठीक, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए एक शब्द और है जो कि इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि यह आपको भ्रम उत्पन्न करने वाला शब्द है। जैसे एक शब्द है कुशासन, कुशासन, ये शब्द है। मान लीजिए कि परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया, क्या पूछा? प्रश्न पूछ दिया कुशासन में निम्नलिखित सही विकल्प है। कुशासन में या कुशासन के लिए, यहां पर में के स्थान पर यह हो सकता है के लिए। कुशासन के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प है। कौन कौन सा विकल्प? मान लीजिए दे दिया ए में संधि, बी में दे दिया संयोग और सी में दे दिया दीर्घ स्वर संधि और डी में दे दिया सभी। ठीक, मान लीजिए कि आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछा है कुशासन से के लिए निम्नलिखित में सही विकल्प है, कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमको देखना क्या है? पहले ये देख लीजिए कि क्या इसमें संधि है अथवा नहीं है। तो संधि के लिए इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो होगा कुश, कुश धन आसन। ठीक ना, कुश धन आसन। कुश को आसन से जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कुशासन बनेगा। ठीक ना, लेकिन क्या लिख देने से ही केवल हो जाएगा संधि? केवल लिख देने से, बीच में प्लस का निशान लगा देने से ही केवल संधि नहीं होगा। संधि का नियम होता है। क्या नियम होता है? प्रथम पद का जब अंतिम वर्ण द्वितीय पद के प्रारंभ वर्ण से मेल करता है और उसके मिलने से उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम पद के अंत में क्या है? अ, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? आ। ठीक ना। अ से आ जब जुड़ा तो अभी अभी हमने बताया है कि अ से आ जब जुड़ता है तो दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं, मतलब कि एक स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों मिलकर के एक स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, और एक स्वर में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? एकादेश। अभी अभी हमने बताया है एकादेश कहलाता है। तो ऐसा हुआ है, कुश धन आसन बराबर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे आ मिलेगा, यहां पर ऐसा हुआ है। और दोनों के बीच सार्थकता है, कुश आसन, बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। ठीक है ना, दोनों शब्दों में सार्थकता है, यानी इसमें संधि है। बात समझ में आ गई? अभी नहीं समझ में आई? अभी और है, देख लीजिए इसको। केवल एक को देख लेने से हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता है। क्यों नहीं मिल जाता है? हो सकता है यार कि यह जो नीचे लिखा हुआ है इनमें से भी कोई इसमें सम्मिलित हो, तो नीचे वाले को भी देखना जरूरी है। दूसरा विकल्प क्या है? संयोग। ठीक है ना, संयोग किसको कहते हैं? अभी इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले वाली कक्षा में, कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के शुरुआत वाले वर्ण से मिलता है, इस बात को अभी हमने बताया है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का शुरुआत वाला वर्ण आपस में मिलता है, उनके मिलने से दोनों के बीच विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है? कि विकार परिवर्तन नहीं होता है, विकार नहीं होता है, जब विकार नहीं होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं।
बात समझ में आ गई? जब विकार परिवर्तन होता है तब विकार या परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जब विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको ही देखिए, कु धन आसन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सार्थकता हमारी बनी रहेगी, है ना? आसन यहां भी था, आसन नहीं शासन, भाई गड़बड़ हो गया, रुकिए एक मिनट। शासन, ठीक ना? शासन, शासन के पहले क्या लगा है? कु उपसर्ग लगा है। कु का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। बुरा है जो शासन, दोनों की सार्थकता बरकरार है। तो यहां पर देखिए, जब इन दोनों को हम मतलब अपने हिसाब से, नियम के अनुसार नहीं, अपने हिसाब से इनको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कुशासन, यही होता है ना, कुशासन, यही शुद्ध है, यही होगा। अब क्या देख लीजिए कि क्या इनमें संधि हुआ है? जो संधि की प्रक्रिया है, संधि की प्रक्रिया क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का शुरुआत वर्ण एक दूसरे से मिल करके एकाकार हो जाते हैं, एकादेश हो जाते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। जब ऐसा नहीं हुआ है तो ये इसमें संधि नहीं है, बल्कि क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है। मतलब दूसरा वाला विकल्प भी सही है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, दूसरा विकल्प भी सही है, पहला विकल्प भी सही है। तो क्या तीसरा भी विकल्प सही हो सकता है अथवा नहीं? इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। देखिए, दीर्घ स्वर संधि का पहचान क्या है? आ बड़ी बड़ाऊ, यहां हमने संधि विच्छेद कर दिया है। यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है? आ है, आ दोनों पदों के बीच में आ, दोनों पदों के बीच में आ यहां पर लिखा हुआ है। और आ किसका पहचान है? दीर्घ स्वर संधि का, यानी यह विकल्प भी सही है। तो क्या हम तीनों पर निशान लगाएंगे या तीन गोला भरेंगे? ऐसा नहीं है, तीनों के लिए सबसे सही यह है, यह विकल्प है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार का एक और शब्द है जिसे मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं। जैसे प्रश्न में पूछ दिया, राम धन आयन, राम धन आयन, यह दे दिया परीक्षा में और पूछ दिया के लिए सही विकल्प है, सही विकल्प है। यह प्रश्न में पूछ दिया, विकल्प दे दिया, मान लीजिए क, स्वर संधि, ख दीर्घ स्वर संधि, और ग में दे दिया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और घ में दे दिया सभी। ठीक, मान लीजिए कि यह दे दिया है राम धन आयन के लिए सही विकल्प है। इनमें से छांटना है आपको कौन सा सही विकल्प है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ स्वर संधि, और तीसरा है व्यंजन संधि, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी जब इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ते हैं तो सोचने लगते हैं कि यार ये स्वर संधि दिया है और दीर्घ स्वर संधि भी दिया हुआ है, तो स्वर संधि का ही एक भेद तो दीर्घ स्वर संधि है, जबकि यह सबसे अलग है। इसका मतलब है कि यही वाला विकल्प सही है, और गोला भर देते हैं और बड़े प्रश्न हो जाते हैं, है ना? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्वर संधि भी हो, और स्वर संधि जब होगा तो दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि उनमें से कोई ना कोई एक होगा। तो हो सकता है कि दीर्घ वाला हो, है ना? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के होते हुए भी तीसरा वाला भी हो जाता है। कैसे होता है मैं बता दे रहा हूं। पहले इसको देखिए कि इन तीनों में से कौन सा सही है, चारों में से। राम धन अयन, राम धन अयन, ठीक है ना? हमको क्या करना है? जोड़ना है। प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? अ है। हम जानते हैं कि अ से अ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आ।
ध्यान दीजिएगा, अ से अ जब जुड़ेगा तो आ का एक आदेश हो जाएगा। क्या होगा? एकादेश, एकादेश, ठीक ना। अब यह जो आ है किस संधि का पहचान है? दीर्घ संधि का पहचान है। किस संधि का पहचान है? दीर्घ संधि का पहचान है, दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। पहली बात। दूसरी बात, इसको देखने से पहले आपको ये दोनों को देखना चाहिए था, है ना। इसको देखने के पहले इन दोनों को देखना चाहिए था। क्या देखना चाहिए था? प्रथम पद के अंत में अ यानी स्वर है, द्वितीय पद के शुरुआत में भी अ यानी स्वर है। जब दो स्वर हैं, जब ऐसा है, यानी स्वर का जब स्वर से मेल होता है तो वहां पर क्या होता है? स्वर संधि होता है। यानी ये दोनों मिल गए, दोनों मिल गए ना। इसके बाद अब इसको हम जोड़ते हैं, राम धन आयन को जोड़ेंगे तो क्या होगा? रामायण, रामायण हो गया। क्या यह शुद्ध है? व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है। इसका क्या होगा? रामायण, ये शुद्ध है, ठीक है। ये ड़ कैसे आ गया? यह जो न है ड़ में परिवर्तित हो गया है। अभी इसके विषय में जब व्यंजन संधि को हम पढ़ाएंगे तब इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें केवल इतना ही जानिए कि न जो है वह ड़ में परिवर्तित हो गया है, ठीक ना। जब यह ड़ में परिवर्तित हो गया, कौन? न, तो यहां पर एक संधि का लक्षण दिखाई देने लगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक ना। व्यंजन संधि का लक्षण दिखाई देने लगा, ठीक। यानी इसका मतलब कि यह भी सही है। तब क्या होता है? ये जो हम अभी अभी बता रहे हैं, इतनी सारी जानकारियों के होते हुए ये तीनों सही हैं, तो इसका मतलब कि यह सही होगा। इसका मतलब कि यह सही होगा क्योंकि इसमें ये तीनों ऊपर वाले आ जाते हैं, है ना। लेकिन अभी भी थोड़ी सी दिक्कत और रह गई है, इस बात को समझ लीजिए। बात इसमें यह है कि जब किसी एक उदाहरण में दो संधियां एक साथ पाई जाएं, तो जो पहले संधि पाई जाती है वही संधि सही मानी जाती है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब किसी उदाहरण में, किसी शब्द में दो संधियां एक साथ पाई जाए तो संधि विच्छेद की प्रक्रिया करते समय जब प्रथम संधि पाई जाती है वही संधि सही मानी जाती है, जैसा कि इस उदाहरण में हुआ है। जब हमने राम राम धन आयन को देखा ना, राम धन आयन, तो इसमें से प्रथम संधि कौन सी है? स्वर संधि है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यही होगा, ठीक ना। अब देखिए, जब परीक्षा में देगा, ये हमने आपको केवल समझने के लिए इन तीनों को एक साथ सम्मिलित कर दिया है, लेकिन जब परीक्षा में देगा तो या तो फिर यह देगा या तो फिर यह देगा, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक देगा। यह भी दे सकता है और यह भी दे सकता है, ठीक ना। स्वर संधि देगा तो व्यंजन दीर्घ नहीं देगा, जब दीर्घ नहीं देगा तो स्वर मतलब कि यह देगा तो यह नहीं देगा, और यह देगा तो यह नहीं देगा, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो न कड़ा में परिवर्तन हुआ है, इस हिसाब से यहाँ पर व्यंजन संधि होगा, ठीक ना। लेकिन व्यंजन यहाँ पर ये तो अंत में है ना, इसके पहले एक संधि यहाँ पर पाई जा रही है, तो जो यहाँ पर इसके पहले जो यहाँ पर पाई जा रही है वही संधि मानी जाएगी। यह विकल्प दिया है तो यह सही होगा, यह दिया हुआ है तो यह सही होगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक। और आगे चलते हैं। अब दूसरा नंबर गुण संधि, गुण स्वर संधि, ठीक। गुण स्वर संधि,
गुण स्वर संधि का पहचान है ए ओ अर। ठीक, गुण स्वर संधि का पहचान है ए ओ अर। आज यह पहचान बता करके मैं छोड़ रहा हूं, यानी आज की कक्षा यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक इसके पहले जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग दोहराते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि आपकी बढ़िया से तैयारी हो पाए। धन्यवाद।